हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आप सभी बोर्ड की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और आज होगी है 20 तारीख, 4 दिन कुल बाकी है। 4 क्या, 3 ही दिन बाकी रह गए हैं एग्जाम में। और हम लेकर आए हैं तो अब तुम्हारे लिए हिंदी काव्य साहित्य से हिंदी काव्य साहित्य से जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे एक एक नंबर के वेरी शॉर्ट वाले। उसमें हमने पढ़ लिया है रीतिकाल, पढ़ लिया है भक्ति काल, पढ़ लिया है और जी आदिकाल पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इसमें आधुनिक काल। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए हमने इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया है, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को। तो हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में आपने पढ़ा है वीरगाथा काल, पढ़ा है और भक्ति काल पढ़ लिया। भक्ति काल के बाद रीतिकाल और रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आता है। और आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से अब तक चल रही है। इसी में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद ये सब आ रहे हैं, है ना भाई। तो अब चलते हैं आधुनिक काल। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी बच्चे हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और अब 2 दिन के बीच में मैं तुम्हारी हिंदी साहित्य और हिंदी परीक्षा से संबंधित सभी टॉपिक जो है वो क्लियर कराने का प्रयास करूंगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि छात्र कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करके अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचे और सही ढंग से एग्ज़ाम दें। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक काल की समय सीमा थी वही 1843 से अब तक। रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आता है और इसकी सीमा 1843 से अब तक जो वर्तमान में समय चल रहा है वो सब आधुनिक काल कहा जाता है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए भाई, आधुनिक काल को द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी काव्यधारा तथा नई कविता नई कविता इन भागों में बांटा गया है। तो जो द्विवेदी युग था, आज द्विवेदी युग, ये युग जो प्रसिद्ध कवि होते थे, प्रसिद्ध लेखक या रचनाकार कवि जो भी होते थे, जिनकी रचनाएं सबसे ऊपर रहती थी, तो उनको ही उन्हीं के नाम के पर युग का नाम रख दिया जाता था। तो उस समय युग द्विवेदी युग का वर्चस्व अधिक था, ये सबसे शीर्ष पर थे लेखक, तो इसलिए इस युग का नाम द्विवेदी युग रख दिया गया था। इनके युग में इनके साथ और भी इनके सहयोगी थे, लेकिन इसका नाम द्विवेदी युग था। फिर आता है छायावादी युग और छायावादी युग के बाद आता है प्रगतिवादी युग। और प्रगतिवादी के बाद प्रयोगवादी काव्यधारा आती है, यानी कि काव्य के रूप में नए नए प्रयोग होने लगे, रस अलंकार के बंधन से मुक्त होने लगी, तो उसको क्या कहते हैं, प्रयोगवाद कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन है द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। जो आधुनिक काल में पहला युग था द्विवेदी युग, उसकी समय सीमा क्या थी, उसकी समय सीमा थी 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। तो द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी अधिकतर रचनाओं में प्रकृति का ही वर्णन किया गया है। चांदनी रात में नौका विहार, इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर। तो ये प्रकृति के ही संसर्ग में अधिक रहते थे और प्रकृति से संबंधित इन्होंने रचनाएं की हैं। प्रकृति का मानवीकरण इनके काव्य में जगह जगह देखने के लिए मिलता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको, सुमित्रानंदन पंत को। फिर है आशु के रचनाकार कौन है। आशु जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है और आशु के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को शुद्ध हिंदी भाषा माना जाता है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं छायावाद के प्रवर्तक कौन थे। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी थे। छायावाद का जनक या प्रवर्तक पूछ लिया जाता है तो छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद थे और छायावाद का प्रवर्तक एक ही बात है, प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद जी ही माने जाते हैं। अब छायावाद की समय अवधि क्या थी। छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है। तो छायावाद का समय 1918 से 1938 ईस्वी, और कुछ विद्वान इसको 1919 से 1938 ईस्वी भी मानते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ लिया गया कि छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है, तो 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी लिख के आना है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि कुछ विद्वानों के अनुसार छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है, तो फिर लिख देंगे कुछ विद्वानों के अनुसार 1919 से 1938 के मध्य छायावाद का समय माना जाता है। फिर है गंगा अवतरण किसकी रचना है। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। इसमें उस समय का वर्णन है जब गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आई हैं और कितनी भयंकर आवाज करती हुई कलकल की ध्वनि से वह किस प्रकार नीचे पृथ्वी पर गिर रही है ना।
तो उस समय का वर्णन इसमें किया गया। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बड़े मनमोहक ढंग से गंगा का पृथ्वी पर आने का वर्णन किया है और इनकी इस रचना का नाम है गंगा अवतरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी तुमने पढ़ लिया होगा, महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसमें बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। 2-3 क्वेश्चन एक साथ इसमें जोड़कर लेके आए हैं। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगर पूछा जाता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और कामायनी के सर्गों के नाम आज्ञा, चिंता, आशा, लज्जा आदि करके कुल 15 सर्ग इसमें हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की विशेषता है? प्रकृति का मानवीकरण किस युग की विशेषता है? यानी कि जो प्रकृति है, छाया है ना, संध्या का समय, संध्या को सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, इस प्रकार से मानवीकरण किया गया है, तो किस युग की विशेषता है? तो ये रीतिकाल यानी कि छायावादी युग की विशेषता है। प्रकृति का मानवीकरण छायावादी युग की विशेषता है। इसके बाद आते हैं आधुनिक युग में मीरा। आधुनिक युग की मीरा वह पीड़ा की गायिका किसे कहा जाता है? एक तो मीरा थी भाई, भक्ति काल में थी, लेकिन आधुनिक काल में भी एक लेडीज कवित्री थी जिसको आधुनिक काल की मीरा या पीड़ा की गायिका कहा जाता है, तो वो थी हमारी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने पीड़ा से संबंधित कविताएं लिखी हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, अपना केवल इतिहास यही है ना। तो इस प्रकार इन्होंने पीड़ा से संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और इसलिए इनको आधुनिक युग की मीरा या पीड़ा की गायिका कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पीड़ा की गायिका आता है तो भी महादेवी वर्मा लिखेंगे और आधुनिक युग की मीरा अगर आता है तो भी महादेवी वर्मा ही लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इससे आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पे, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत को कौन सी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यहाँ लिख देंगे सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा नामक रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साकेत महाकाव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला था? पूछ लिया जाता है, या ये पूछ लिया जाता है कि उर्वशी पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उर्वशी, इनकी उर्वशी रचना पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और इस रचना के ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, सीधे वे में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, कई तरीके से इनको लर्न करना है। दूसरा तथा तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो भाई दूसरा प्रकाशन वर्ष 1951 में व तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। तो जो सप्तक थे ना, सप्तक इसने अज्ञेय जी, सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने किया था और सप्तक में 7 कवियों का समूह होता था जो उस युग का प्रतिनिधित्व करते थे। तो 7 कवियों के समूह को सप्तक कहा जाता था और इन्होंने अज्ञेय जी ने 4 सप्तकों का संपादन किया था। तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें हमारा पूछा गया है दूसरा और तीसरा सप्तक का। प्रथम सप्तक का प्रकाशन वर्ष था 1943 ईस्वी, द्वितीय का प्रकाशन वर्ष था 1951 ईस्वी और तीसरे का प्रकाशन वर्ष था 1959 ईस्वी और चौथे का प्रकाशन वर्ष था 1979। ठीक है भाई, भूलना नहीं है। पहला सप्तक भी पूछ लिया जाता है। पहले तो पूछ लिया जाता है कि सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे और उनका प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ और तीसरा तार सप्तक 1959 में और चौथा तार सप्तक उनका 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सप्तक से क्वेश्चन जरूर आएगा और ये तुम्हें लर्न करना है। पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे लिख के ले लो आज से, अभी से ही क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आएगा। आगे चलते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब हमारी थी ये 24 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला थी। इसमें हम आगे हैं इसी क्रम में 16 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, चलते हैं इसमें। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? ये अज्ञेय जी की रचना है। प्रगतिवाद की समय अवधि क्या है? अभी आपने पढ़ा था, रीतिकाल थी, छायावाद थी, अब आते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा कब है? प्रगतिवाद 1938, क्योंकि
छायावाद 1938 में समाप्त होता है, तो उसके समाप्त होते ही प्रगतिवाद का प्रारंभ हो जाता है। 1938 से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवाद की समय सीमा मानी गई है। और नई कविता के कवि ऐग्गेय जी को माना जाता है। नई कविता के कवि ऐग्गेय जी को माना जाता है। नई कविता की समय सीमा क्या है? नई कविता की समय सीमा 1951 ईस्वी है। नई कविता की समय सीमा 1951 ईस्वी है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे है, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? ये धूमिल की रचना है। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। 21 पे आते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। 1900 ये है क्वेश्चन नंबर 22। चित्रधारा की भाषा है। चित्रधारा ब्रज भाषा में लिखी गई है। चित्रधारा ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवि पंत की कौन सी रचना समाजवाद से प्रभावित थी? ग्राम्य, क्योंकि इसमें ग्रामीण जीवन पर प्रकाश डाला गया था। और कवि पंत सुमित्रानंद पंत जी की रचना है ग्राम्य, और ग्राम्य समाजवाद से प्रभावित थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कवि समाजवाद से प्रभावित कवि पंत की रचना कौन सी थी? तो ग्राम्य थी। और ये पूछ लिया जाता है कि ग्राम्य कौन से वाद से संबंधित थी? तो ये समाजवाद से संबंधित थी। ग्राम्य किसकी रचना थी? ग्राम्य सुमित्रानंद पंत जी की रचना थी। हर क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन बन के यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? ये भी हीरानंद वात्स्यायन ऐग्गेय जी की रचना है। तो भाई हमारे 24 क्वेश्चन यहाँ हिंदी काव्य साहित्य के आधुनिक काल से ली गई है, जिसका समय 1843 से अब तक माना गया है। और वही हमारा यही समाप्त होती है हिंदी साहित्य का इतिहास। 5 नंबर गद्य साहित्य से आएंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन ही हमारे पद्य साहित्य से आएंगे। और इसमें जो अब ये लास्ट वाली वीडियो है आधुनिक गद्य आधुनिक काव्य साहित्य, इससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा है कि सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। एक एक क्वेश्चन को घुमा घुमा कर 2-3 क्वेश्चन इससे निकल रहे हैं, और समझने का प्रयास करें और जल्दी से जल्दी कम समय में अधिक तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम के समय में कुछ ही घंटे बाकी हैं। चलिए भाई, एग्जाम की तैयारी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।